नमस्कार दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि आज की नई पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन नेपाल में हाल ही की घटनाएं इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित करती हैं। वही नौजवान जिन्हें नाकारा कहा जाता था, उन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा इकट्ठा हुए। किसी ने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी तो कोई कॉलेज यूनिफॉर्म में था। यह प्रदर्शन हामी नेपाल नामक संगठन की अगुवाई में शुरू हुआ और माइती घर मंडला से संसद भवन तक मार्च किया गया। शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, हालात बिगड़ गए। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर तक पहुंच गए। पुलिस ने सीधी गोलियां चलाईं और कम से कम 19 लोग मारे गए, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। करीब 400 से अधिक लोग घायल हुए। यही वह क्षण था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। फिर देखते ही देखते आंदोलन पूरे नेपाल में फैल गया। पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी नाराजगी क्यों? केवल सोशल मीडिया पर पाबंदी इसकी वजह नहीं थी, बल्कि असली कारण और गहरे हैं। भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी और नेताओं का भाई भतीजावाद। दरअसल 2023 से ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण कराने और लोकल ऑफिस खोलने का आदेश दिया था। टिकटॉक ने यह नियम मान लिया, लेकिन बाकी बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स, ट्विटर ने इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि फिर 6 ऐप्स पर एक साथ बैन लगा दिया गया। सरकार का कहना था कि यह कदम फेक न्यूज और अपराध रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन युवाओं ने इसे सीधे सीधे उनकी आवाज दबाने की कोशिश माना, क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी और उनके महंगे शौक उजागर हो रहे थे। यही वजह है कि डुनेपो किड्स और डुनेपो बेबी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी को लेकर भी था। नेपाल में 5 में से 1 युवा के पास नौकरी नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि हजारों नेपाली रोजगार के लिए रूस यूक्रेन युद्ध तक में सैनिक बनकर चले गए। कई वहीं मारे भी गए। सोचिए, जब आम लोगों के बच्चे ताबूत में लौटते हैं और नेताओं के बच्चे विदेश से लग्जरी बैग्स लेकर आते हैं, तो गुस्सा क्यों नहीं भड़केगा? भ्रष्टाचार की कहानियां भी कम नहीं है। पिछले 17 सालों में नेपाल की सरकार 13 बार बदली, लेकिन वही कुछ पुराने चेहरे सत्ता में घूमते रहे और इन पर अरबों के घोटालों के आरोप लगे। इन सब के बीच जब सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगाया, तो यह ट्रिगर पॉइंट बन गया। पर्यटन और छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा। करोड़ों परिवारों का विदेश में रह रहे अपनों से संपर्क टूट गया। सरकार ने जब प्रदर्शन को दबाने के लिए गोलियां चलाईं, तो आग और भड़क उठी। प्रधानमंत्री के घर, संसद और कई मंत्रियों के निवास तक को भीड़ ने जला डाला। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर घसीटकर मारा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को हेलीकॉप्टर से नेताओं को सुरक्षित निकालना पड़ा। आखिरकार पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर सोशल मीडिया से बैन हटाना पड़ा। लेकिन जनता शांत नहीं हुई। 9 सितंबर को दोपहर तक पीएम ओली को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज की स्थिति यह है कि विरोध थमा नहीं है। लोग सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। सेना ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नेपाल का यह संघर्ष दुनिया भर की सरकारों के लिए सबक है। अगर जनता की आवाज को अनसुना किया जाएगा, तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसे असली मुद्दों को दबाकर केवल नियंत्रण की राजनीति करना किसी भी लोकतंत्र को अस्थिर कर सकता है। भविष्य कैसा होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन समाधान केवल लोकतंत्र के ढांचे के अंदर ही खोजा जा सकता है, तानाशाही या राजशाही में लौटकर नहीं।